बच्चों, हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड लेसन शुरू करेंगे। सेकंड लेसन है आपका गालिमा। इस जो कहानी है इसमें लेखक गांव से शहर पढ़ने आया है। जब वो शहर पढ़ने आता है तो वहाँ पे उसे अपने गांव की बहुत याद आती है और वो अपनी गांव की याद करता है। तो उसके जो मित्र है ना, उसको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं कि तू अभी भी छोटा बच्चा है जो अभी भी गांव की याद करता है। तो वो गांव की याद कर करके गांव के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से वो गांव में क्या क्या किया करते थे, कैसे करते थे। तो वो उसी चीज को उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि जब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आते हैं तो किस तरह से आपको वहाँ की यादें आती हैं, किस तरह आप महसूस करते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने, जो उनके मन की दशा है, उसको उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है। तो वही हम अब शुरू करेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो एक ही जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। हर की कमजोरी है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि सबकी कमजोरी है कि जरा सी मुश्किल आई नहीं, हम परेशान हो जाते हैं। उस मुश्किल का सामना न करने की बजाय हम लोग परेशान हो उठते हैं और फिर हम घबरा जाते हैं। तो वो बताते हैं कि कितनी गर्मी देख ली, कितने ही बरसात के मौसम निकल गए और कितने ही बसंत ऋतु का मौसम देख लिया है, लेकिन फिर भी लेखक का मन क्या है? अनमना। अनमना मतलब उदास हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी जब अनुकूल स्थिति नहीं हो उस समय से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को मैं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक, जो मित्र थे लेखक के, वो क्या करते थे? सामने तो हाँ नहीं ऐसा मत सोचो, परेशान मत हो, उसको तसल्ली देते थे, लेकिन पीछे से फिर क्या हंसते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे कि कितना कमजोर आदमी है, जरा सी परेशानी आई नहीं कि घबरा उठता है, परेशान हो जाता है। लेखक सोचता था कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, करने दो इनको जो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन तो मन ही है। तो लेखक फिर भी सोचने बैठ जाता था और वो सोचने लगता था। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती थी। और लेखक की आंखों के आगे जो उसकी पुरानी स्मृतियां थी गांव की, वो धुंधली धुंधली आने लगती थी और वो उनमें खो जाया करता था। जैसे शीत ऋतु आती है, पहले धीरे थोड़ी ठंड पड़ती है, फिर तेज ठंड पड़ती है, ऐसा ही लेखक के साथ होता था। पहले धुंधली धुंधली यादें आती थी, फिर वो धीरे धीरे यादें खूब बड़ी हो जाती थी और लेखक सोचने बैठ जाता था उनके बारे में। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार क्या है? हिंदी महीनों के हिसाब से एक महीना है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। हिलोरे मतलब खुशी से बह रहा है। क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों पानी पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। सिवान मतलब सीमा, जो सीमाएं होती हैं दो जगहों की, जैसे शहरों की होती है, राज्यों की होती है, ऐसे जो गांवों की भी आपस में सीमा होती है। तो जो पानी की बीच में क्या होता है कि नहरें या तालाब या कोई भी पानी का साधन, नदी बह रही होती है। तो ऐसे ही जो लेखक था उसके गांव में भी पानी बहकर आता था आगे से। तो उसमें क्या था? मोथा और साई की अधगली घासें, घोर और वन प्याज, ये सब क्या है? घास के नाम हैं जो उस पानी के अंदर गल जाती है। जब पानी का दलदल सा हो जाता है तो उसमें ये घासें गलने लगती हैं और इनमें से जब गलने के बाद जब सूरज की गर्मी पड़ती है ना, तो इनमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, अलग सी गंध आने लगती है, क्योंकि वो सड़ जाती है। सूरज की धूप लगने से वो सड़ जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत अजीब सी गंध आने लगती है। तो उस गंध की महक अजीब सी वो गंध आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। और जब धूप पड़ रही है तो क्या हो गया? जो कीचड़ भरा हुआ था वो सब सूख गया।
और जो जलाशय मतलब गांव में क्या छोटे छोटे तालाब होते हैं, वो उनके अपने होते हैं, तो उनमें क्या वो पानी भरा हुआ होता है। तो जलाशय जब धूप पड़ती है तो जो गांव के लड़के होते हैं ना, क्या करते हैं उसमें कूद कूद कर नहाते हैं। तो जो उनमें झाग बनता है जलाशय में, उस झाग भरे पानी में धम धम कूद कूद कर बच्चे नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, हर मौसम की अपनी एक अलग ही बात होती है। जैसे सर्दी आती है तो सर्दी में चाट पकौड़े तली हुई चीजें खाने के मजे अलग होते हैं और गरम गरम कपड़े पहनते हैं हम लोग। और जैसे गर्मी आती है ठंडी ठंडी हवा चाहिए होती है और ठंडा ही ठंडा खाने को चाहिए होता है। ऐसे बसंत ऋतु आने पर चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, हरियाली छा जाती है। तो हर मौसम का एक अपना अलग ही अंदाज होता है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है। क्योंकि है ना, हर मौसम के अनुसार खान पान भी बदलता है। तो वो कह रहे हैं कि जो मौसम के अनुसार खान पान है वो मिले ना मिले, लेकिन जो ये कुंवार का महीना है ना, इस गंधपूर्ण भरा यानी जिसमें ये महक आ रही है ना घास वाली, उस झाग भरे जलाशय में भी, सॉरी बच्चों यहाँ पर है कि है ना, झाग भरे जलाशय में कूदना अगर नहीं मिले ना तो वो बड़ा बुरा है। खाने को भले चीजें ना मिले, एक बार को गुड़ चिवड़ा वो ना मिले, लाई ना मिले, पर जो एक कुंवार के महीने में अगर इस जलाशय में कूद कर नहाने को नहीं मिले वो सबसे बुरा है। नहाना तो जरूरी है क्योंकि एक अलग ही आनंद होता है। बचपन में है ना, ये शरारतें बड़ी अच्छी लगती है, इनका एक अलग ही आनंद आता है और अलग ही खुशी मिलती है। इसी तरह लेखक को भी अगर ये इसमें कूद कर नहाने को नहीं मिलता तो उसे बड़ा बुरा लगता, चाहे वो खाने पीने को मिले चाहे ना मिले, पर इसमें नहाने को जरूर मिलना चाहिए। मैं भीतर उड़क रहा था, उड़क मतलब उसके लिए बेचैन होना कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। नहीं होता कि मन में लगता मुझे तो ये चीज चाहिए चाहिए, मुझे तो ये काम करना ही करना है, वो वाली चीज। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेकर क्या हुआ, एक दो दिन उसमें कूद कर नहाया, फिर उसको क्या बुखार आ गया, हल्का हल्का बुखार आ गया। और जब थोड़ा बुखार आता है तो सर में भी दर्द होता है, बदन में भी दर्द होता है, ऐसा ही लेकर के साथ होता था। उसको थोड़ा ज्वर हो गया और सर में हल्का सा, साधारण मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द हो गया। और अब क्या था, लेखक इसको भी बड़ा खुश होता था, उसको हल्का बुखार आ जाता है क्योंकि दादी माँ उसकी देखभाल करती थी उस समय, और खाने के लिए क्या मिलता था, अलग से सेवा होती थी और खाने के लिए अच्छी चीज मिलती थी उसकी मनपसंद की, इसलिए लेखक खुश होता था। दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, जब जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, लेखक को जो ज्वर आया ना वो पहले जैसा नहीं था, हल्का और साधारण। अब की बार क्या था, वो बढ़ता ही चला गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, मतलब जब ठंड कुछ बुखार होता ना, ठंड लग के आता था, ऐसे ही लेखक को आया ठंड लग के। अब वो ठंड लगी तो एक पर एक रजाई रात भर डालते रहे और 12 बजे के बाद ही वो बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। दादी माँ भी कहा, उसी पहले है ना सब लोग उस जलाशय में नहाने जाते थे, तो दादी माँ भी नहा के आई थी उसी झाग वाले जल में। पत्ते दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद, किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सन टपके हुए जल की शीतलता। अब जो दादी माँ थी उनका पतला दुबला शरीर था, किनारी में यानी बिना किनारे की सादा प्लेन साड़ी उन्होंने सफेद लपेटी हुई थी, और बाल भी कैसे हो जाते हैं बुढ़ापे में, सफेद ही हो जाते। तो दादी माँ क्या थी, पूरी सफेद ही सफेद, बाल भी सफेद, उनकी साड़ी भी सफेद, और उनकी जो बालों की जटा थी उससे क्या टपक रहा था, जल टपक रहा था, शीतल शीतल ठंडा ठंडा मतलब जल टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, और जैसे ही वो आई उन्होंने लेकर के क्या छू लिए, पेट और सर। मम्मी भी घर पे जब बुखार होता है तो सबसे पहले क्या चेक करती है, सर चेक करती है कि अभी बुखार तो नहीं है। तो ऐसे ही दादी माँ ने भी घर में घुसते हुए लेकर के सबसे पहले क्या छुए, पेट और सर को छुआ।
आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। गांव के लोग क्या होते हैं, आज भी है, पहले तो बहुत ज्यादा होता था लेकिन आज भी है, वो लोगों की अपनी एक परंपरा होती है, वो धार्मिक लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने देवी देवताओं और उनके चीजों को भी मान्यता देते हैं। इसी तरह दादी माँ जब यहाँ के आई होंगी तो रास्ते में उन्होंने कहीं से, जहाँ अदृश्य शक्ति वो उसमें विश्वास करते हैं, तो वो भी कहीं से चबूतरे की मिट्टी लेकर आई थी अपने आंचल यानी अपने पल्लू में बांध कर, और उन्होंने आते ही वो खोली और किसके मुंह में डाल दी, लेकर के मुंह में डाल दी और उनके माथे पर लगा दी। मम्मी लोग भी बहुत लाती होगी घरों में और लगा के लगाती नहीं होगी, वही से दादी माँ ने किया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती मतलब पंखे से हवा करना, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ये सारे देसी नुस्खे हैं जो घर में लोग बुखार उतारने के लिए करते हैं। ज्वर मतलब बुखार होता है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छोंका कि नहीं, पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, मतलब पानी ऐसे सादा ही नहीं पिलाते बुखार में, पीपल की जो छाल होती है, जैसे तड़का नहीं लगाते उसके अंदर रायते में या किसी सब्जी में, वैसे ही उसमें पानी में तड़का लगाकर लेखक को पिलाया जाता था। कोई बीमार की घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को दादी माँ क्या करती रहती थी, परेशान करती रहती थी, क्योंकि दादी माँ को लेखक से बहुत प्यार था और लेखक की उनको हर समय चिंता रहती थी, इसलिए वो बार बार घर वालों से एक बारी करती रहती थी, पूछताछ करती रहती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। ये गांव का नाम है, मतलब दादी माँ को वो अपने देसी नुस्खे होते हैं ना, वो कोई 50 तरह की बीमारियों की दवाइयाँ उनको पता थी और वो इस तरह की बीमारियाँ उन देसी दवाओं से ही ठीक कर दिया करती थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचते और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। भूत मतलब गांव में देखा होगा ना, वो भूत प्रेत वाला होता है कि किसी को कोई चक्कर वक्कर आ गया या कोई दौरा पड़ गया तो वो क्या आ गया, भूत आ गया। तो दादी माँ के पास वो भूत वाले नुस्खे भी हुआ करते थे। और मलेरिया, सरसाम, ये सारे क्या है, बीमारियों के नाम हैं। तो इन बीमारियों के सारे देसी नुस्खे दादी माँ के पास हमेशा तैयार रहते थे और दादी माँ उनको बताती रहती थी। महामारी और विसुची का, महामारी विसुची का मतलब क्या होता है आपके, कि छूत की बीमारी, टीबी वगैरह पहले है ना, विसुची का ही कहते थे, टीबी की बीमारी, कुष्ठ रोग है, तो जो छूने से होती है या किसी के पास बैठने से, तो इस तरह की बीमारी को विसुची का कहते हैं। के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जल का, गूगल और धूप, इन सबको जब दादी माँ नहा लेती थी तो इनकी क्या, लवंग की तो धूप उसमें जला के आग में उसमें डाल देते हैं तो इसका धुआं होता है, उससे कहते हैं कि इसके कीटाणु मर जाते हैं। ये सब चीजें का प्रयोग दादी माँ करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, विषय या सेहत खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी दादी माँ को क्या बहुत तेज गुस्सा आता था कि भाई चादर क्यों नहीं बदली, क्योंकि मरीज की साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, उसके लिए जरूरी है कि रोज धुली हुई अच्छी चादर बिछे। गिलाफ मतलब तकिए का जो कवर होता है वो भी बदला जाए। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पहले दादी माँ के प्यार की वजह से बुखार भी बहुत दिन रहता था, क्योंकि जितने दिन बुखार रहेगा दादी माँ का प्यार मिलता रहेगा, तो ज़्यादा टाइम चलता था बुखार। अब क्या था कि वो डॉक्टर के डर से, क्योंकि कड़वी कड़वी कुनेन की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी मलेरिया की, तो उसकी वजह से जल्दी से भाग जाता था बुखार।
किशन भैया की शादी नहीं हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। किशन बड़े भैया थे, उनका नाम था किशन। तो जब लेखक की बड़े भाई की शादी ठीक हुई मतलब तय हुई, तब दादी माँ तो बहुत आनंद और उत्साह से भर गई, क्योंकि भाई पोते की शादी थी, इसलिए दादी माँ बड़ी खुश थी। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया, और सर पर उठा के चलना नहीं मतलब खुशी के मारे वो बस ये करो वो करो, मतलब इस तरह से करती रहती थी। पड़ोसी ने भी आती भाई पूछने, बधाइयाँ देने कि भाई शादी तय हो गई। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बनी बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। कार प्रयोजन मतलब कोई कार्यक्रम होता है घर में, उसको कहते हैं कार प्रयोजन। एक काम अपने हाथ से मैं करूँ तो होने वाला नहीं है। दादी माँ कहती थी कि अगर मैं छोड़ दूँ काम तो हो ही नहीं, सारे काम मुझे अपने हाथ से ही करने पड़ते हैं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, सिर्फ क्या बोलती रहती है, क्योंकि दादी माँ तो करवाने वाली थी ना, वो करती काम नहीं, पर जब तक वो बोलेंगी नहीं, कहेंगी नहीं, बताएंगी नहीं, तब तक काम होता नहीं था। इसलिए दादी माँ कहती थी कि अगर मैं नहीं करूँ ना कुछ भी काम तो हो ही नहीं कोई काम समय पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। अगर दादी माँ किसी काम में अनुपस्थित है तो जब तक दादी माँ नहीं आ जाएंगी तब तक वो काम शुरू नहीं होता था। तो बहुत बार क्या होता था, जब दादी माँ टाइम से नहीं आ पाती थी तो विलंब यानी काम में देरी होती थी। दादी माँ का इंतजार करना पड़ता था बैठ के, वो आएंगी तभी काम शुरू होगा। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निसार यानी बाहर जो दलान होती है ना, बाहर का स्पेस होता है बरामदा वगैरह, उसको कहते हैं। तो दादी क्या किसी पर गुस्सा हो रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रानी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के साथ आज दे दे। दादी माँ क्या करती थी, ब्याज पे पैसे भी देती थी जरूरतमंदों को, और जब वो वापस नहीं लौटाते थे तो उनकी डांट भी लगाती थी। तो धन्नो ने भी दादी माँ से क्या लिए थे, सूद पर यानी ब्याज पर पैसे लिए थे, इसलिए दादी माँ उसकी डांट लगा रही थी कि है ना, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तेरी आंख में तो शर्म ही नहीं है, मांगने के समय कैसी आई तू, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी थी, किसी ने भी नहीं दिया था जब तूने पैसा मांगा था, पर मैंने उस समय दिया था। अब लगी है आजकल करने, यानी आज दे दूंगी कल दे दूंगी, ये बहाने बना रही है। फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ कस के डांट लगाएगी कि फसल में दूंगी, फसल भी कट गई, अब क्या और फसल कटेगी तेरे लिए, तब देगी पैसे। इस तरह से दादी माँ उसको डांट रही है। दूंगी मालकिन, धनो कह रही है दे दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैर की ओर झुकी। रामी की चाची थी वो, लेखक रामी को जानता था, इसलिए वो इसके माध्यम से बता रहा है कि जो रामी की चाची है वो रोती हुई दोनों आंचल पकड़े, इस तरह से अपने साड़ी के आंचल को पकड़े हुए वो पैरों की ओर झुकी, दादी माँ के पैरों पर झुकी। बिटिया की शादी आपने दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार मतलब उद्धार। भाई पुराने जमाने में एक यही काम होता था कि लड़कियों को इतना पढ़ाने लिखाने पे नहीं देते थे ध्यान, कि भाई अगर मैं उसकी शादी नहीं करूँगी, टाइम से नहीं होगी, तो उसका उद्धार कैसे होगा। वो निवेदन करती है उससे, दादी माँ से, हट हट, दादी माँ कह रही है हट हट, नहा के आ रही हूँ, पीछे हट जा। पहले क्या होता था, नहाने के बाद छूने नहीं देते थे किसी को, तो दादी माँ भी कह रही है हट हट, मैं तो नहा के आई होगी, मुझे मत छूना। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है दे देगी। अब लेखक ने दादी माँ, लेखक को दया आ गई तो वो दादी माँ से कह रहा है कि रहने दो दादी माँ, छोड़ो अब जाने भी दो, चल चला जा, है समझाने लगा है समझाने। दादी माँ ने लेखक को भी डांट दिया कि चल जाए यहाँ से, मुझे समझा रहा है। मैं चुपके से आनंद की ओर चला गया था, वो लेखक भी चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वे दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। बहुत बड़ा आशीर्वाद होता था पहले, मतलब घर के जितने जैसे नाती पोते सब बच्चे हैं वो खूब फले फूले और आगे बढ़े। तो दादी माँ उसने डांटा, वो लेखक सोच रहा कि दादी माँ ने उस दिन तो डांटा था, आज ये दादी माँ को आशीर्वाद दे रही है। तो उसने पूछा, धन्नो चाची
तो विहल होकर ये सब कह रही थी, मतलब उरीन हो गई बेटा, उरीन मतलब उससे उदार हो जाना, किसी ऋण से मुक्त हो गई मैं, तो वो कह रही है मैं तो ऋण से मुक्त हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर, वही देखो पहले 10 रुपए की कितनी वैल्यू हुआ करती थी बच्चों, कि 10 रुपए का नोट भी कितना बड़ा लग रहा है उसको। आजकल 10 रुपए में कुछ नहीं आता, पहले इस 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। तेरी जैसी तेरी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो वो कह रही कि दादी माँ ने उनको 10 रुपए और दिए, तो उनका जितना भी पैसा था वो माफ कर दिया, 10 रुपए दिए और कहा कि बेटी की शादी बहुत अच्छे से करना, 10-5 रुपए के लिए जगह हंसाई मत करा देना। तो इसके बदले वो जो चाची है वो कह रही कि देवता है बेटा देवता तुम्हारी दादी। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, तो लेखक के मन में आया, उन्होंने पूछा उसे तो बड़ी डांट पड़ रही थी चाची आज कैसे। मैं मन ही मन इस तरह का हंस, तब देखो चाची ने क्या कहा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी लें तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरह का हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। पहले होता था, बहुत टाइम होता था लोगों के पास, गांव में सब लोग इकट्ठे, जब किसी की शादी होती थी ना, 5-5, 6-6 दिन पहले से गाने गीत बजाना सारे कार्यक्रम वो करती थी इकट्ठे होकर, और रात रात बहुत रात तक गाने गाए जाते थे। विवाह की रात तो अभिनय भी होता था। जब अगर लड़के की शादी होती थी ना, तो जब बारात चली जाती थी तो बाद में जो औरतें बच जाती थी वो घर पर रहकर अभिनय किया करती थी। ये अभिनय मतलब नाटक किया करती थी वो टाइम पास के लिए, कि बारात तो गई हुई है अब आदमी नहीं है, तो सारी औरतें मिलकर नाटक किया करती थी। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं, यानी पूरी शादी पूरा वो एक नाटक के थ्रू वो अपने घर पर रहकर औरतें करती हैं। और इस समय कोई भी पुरुष वहां पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का ही क्यों न हो। लेखक क्या बीमार था इसलिए वो शादी बारात में नहीं जा सका था। और लेखक का ममेरा भाई राघव भी दलान में, दलान मतलब पहले आगे जगह हुआ करती थी जहाँ पर आदमी लोग सोया बैठा करते थे बेड, तो वो भी नहीं जा सकता था। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि भाई ये तो लड़का है, इसको यहाँ से हटाओ। और दादी ने क्या किया था, लेखक को चुपचाप ले जाके खटिया पे वहीं चादर उड़ा के सुला दिया था। और फिर बाद में उसको तो भगा दिया मामा के लड़के को, लेकिन जब लेखक को औरतें भगाने लगी तो दादी माँ ने क्या कहा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, ब्रह्मा क्या है, भगवान है, तो उन्होंने तो पूरी सृष्टि की रचना की है, इसलिए उनसे कुछ भी नहीं छुपा। इसी तो उनकी तुलना उस किससे की, दादी माँ ने ब्रह्मा से, तो क्या इसे सोने दो एक बार। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, वेद खुल जाए तो निकालकर बाहर कर दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फूट गया लेखक का, मतलब पोल खुल गई, वो हंस दिया। देवू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी माँ ये कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। मतलब अब जो देवू की माँ थी उसने भी मजाक किया दादी माँ से कि ये तो कौन सा बच्चा सोया है। हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, मतलब वो देवू की माँ थी वो उनको उठाने लगी लेखक को, तो दादी माँ उस पर बिगड़ने लगी, यानी गुस्सा होने लगी। लड़के से क्यों लगती है, लगती मतलब इस लड़के से क्यों फालतू, इसको क्यों परेशान कर रही है, क्यों इससे बहस कर रही है, सोने दे उसको चुपचाप। ऐसा कहकर दादी माँ ने सुला दिया। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, तो उन्होंने चिढ़ाया कि कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। दादी माँ घर की सब जो पोते होते हैं ना, पोतियां पोते, तो जब भी कोई बात होती है ना दादी माँ के पीछे खड़े हो जाते हैं, सबसे सेफ जगह होती है, क्योंकि दादी माँ
जब तक खड़ी है तब तक किसी का बस नहीं चलता उनको कि कुछ कह सके। तो लेखक भी क्या करता था, कोई बात हुई नहीं कि दादी माँ के पीछे जाके खड़े हो जाता था। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। अभयदान मतलब बिल्कुल आपको गुनाह ही नहीं किया, उससे छुट्टी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, यानी परिस्थितियां जो का चक्र है जो बदलता है तो वो किस तरह से जीवन में परिवर्तन लाता है। और जिस तरह से पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं उसी तरह जीवन में निराशा भर जाती है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वो बहुत उदास रहती, संसार में धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। क्योंकि दादा कहते थे कि है ना, मैं पहले मरूंगा, तुम पीछे आओगी मेरे। लेकिन दादा ने क्या किया, धोखा दे दिया। जीवन मरण का तो किसी का जोड़ नहीं है, ये तो पहले से भगवान ने लिखी हुई है। तो जो दादाजी थे क्या, वो पहले मर गए। तो दादी माँ उदास रहने लगी कि मुझे तो कहते थे कि मैं पहले मरूंगी, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, लेकिन यहाँ तो धोखा देकर चले गए। मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, ये कुकुरमुत्ता एक जंगली घास होती है जो ऐसे ही बढ़ती रहती है, तो उसकी तरह हो गया था उनका जीवन। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। अब क्या, कौन रह गए थे जिनके मुंह में तो कुछ और बात होती थी और पीठ पीछे वो धोखा देते थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति थी वह व्यय की। जब दादाजी की मृत्यु हुई तो जब उनका श्राद्ध हुआ, एक धार्मिक रीति रिवाज है जो करने होते हैं किसी की मृत्यु के बाद, तो जब ना पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की उनके श्राद्ध पर, तो वो घर की नहीं थी, वो उन्होंने किसी से लेकर उस पर खर्च की थी, जिसकी वजह से दादी माँ क्या अक्सर उदास रहने लगी थी। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, कड़ाके का मतलब तेज, जाड़ा मतलब ठंड पड़ रही थी। पछुआ हवाओं का सन्नाटा छाया हुआ था, हवाएं सिर्फ किसकी आवाज आ रही थी, जो पछुए हवाएं चल रही थी उनकी आवाजें आ रही थी, और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पाले की सी हड्डियों में घुसी पड़ती, जब पाला पड़ता है तो बहुत ठंड पड़ती है। और पाला आपको पता होगा, जब सुबह सुबह आप सर्दी में उठते हो तो बहुत सर्दी पड़ती है, रात में और सुबह उठते हो तो देखते हो कि है ना, जो पत्तियां होती है पेड़ों की उनके ऊपर छोटी छोटी बूंदें होती है पानी की, वो होता है पाला। तो वो जो ठंड थी ना वो हड्डियों में घुसी जा रही थी, यानी हड्डियां कपा रही थी। कह रहे हैं हड्डी तोड़ ठंड पड़ गया, हड्डी कपाने की ठंड पड़ रही है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। ये एक रिवाजें होती हैं जो किसी की मृत्यु के बाद उस जो बीवी होती है वो निभाती है। तो दादी माँ, जब दादाजी खत्म हो गए तो दादी माँ ये सारी रिवाजें निभा रही थी, तो वो एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी थी, और उनकी स्नेह कातर आंखों में आंसू थे, जो लेखक ने आज से पहले कभी भी नहीं देखे थे। पहली बार लेखक ने दादी माँ की आंखों में आंसू देखे थे। उन्होंने आंखें खोली तो धीरे से लेखक ने उनको बोला, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने उनको झड़कते हुए कहा, क्या है, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक ने उनसे कहा कि दादी माँ मैं एक बात पूछूं। उनकी स्नेहपूर्ण आंखों में देखते हुए कहा, दादी माँ मैं एक बात पूछूं। तो दादी माँ ने उनको कहा, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। अब दादी माँ ने अपना क्या रोना तो छुपा लिया और मुस्कुराकर बोली, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। देखो इतनी तकलीफ में है दादी माँ, उसके बाद भी लेखक से प्यार से पूछती हैं कि तूने खाना भी नहीं खाया ना, चल धोती तो बदल लो। दादी माँ मैंने कहा, क्योंकि धोती क्या थी, गीली थी दादी माँ की, इसलिए लेखक ने कहा कि बदल लो।
मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, दादी ने कहा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? दूसरा चारा मतलब दूसरा उपाय ही क्या है? बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने से हो गए। अब जो किशन भैया थे उसके और पिताजी, इनके ऊपर क्योंकि कर्जा हो गया था, उन्होंने पैसा लेके लगाया था, इसलिए वो अब चिंता में बैठे हुए कि पिछला ही रुपया बाकी है और अब कोई दे रहा नहीं है। तो उनका मन क्या हो गया? रोने जैसा हो गया। रोता क्यों है? दादी माँ ने कहा। रोता क्यों? और धीरे से उनका माथा सहलाया। मैं तो अभी ही जिंदा हूँ। दादी माँ बोली मैं अभी हूँ, रोने की जरूरत नहीं है, रो मत। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। पहले क्या होता था कि सोना जो होता था वो बहुत ज्यादा बनवाते थे। आज की तरह गाड़ी या टीवी फ्रिज इस तरह का सामान नहीं लेते थे लोग, सोना बनवाते थे और कहते थे कि बुरे वक्त में काम आएगा। तो अब उनके ऊपर बुरा वक्त आया था, इसलिए दादी ने उनको निकाल के दिया कि ये मेरे कंगन है, इनको लो, ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे इस बुरे वक्त के लिए ही पहनाए थे। उनका गला भराया। बोलते बोलते उनका गला था, उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जो पुराने लोग होते थे ना, वो ऐसे नहीं कि खा पी के खत्म कर दिया और चलो भाई, वो सब भविष्य के लिए भी सोचकर चलते थे। ऐसे ही दादी माँ ने भी वो कंगन भविष्य के लिए धरोहर के रूप में रखे हुए थे। आज जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने वो लेखक के पिताजी को निकाल कर दिए। सचमुच मुझे दादी माँ साफ रस देवी सी लगी, यानी बिना श्राप के एक निर्मल शुद्ध मन की देवी जैसी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। अब लेखक की जो यादें थी, वो जो धुंधली यादें थी वो एकदम खत्म हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ा है, लेकिन लेखक अब वो एकदम से जागा और उसने देखा कि दिन तो बहुत ज्यादा चढ़ा है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। घिनौनी यानी बुरी से पंख होते हैं ना, कोई के अच्छे पंख नहीं होते, कोई चीज अच्छी नहीं होती ना उसको घिनौना बोलते हैं। तो यहाँ पर लेखक उसके पंखों को बता रहा है कि बुरे से घिनौने से पंख फैलाकर वो खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। अब लेखक क्या जो ये सब बातें एक उसमें पढ़ रहा था, पत्र अपने भाई का उसके पास पत्र आया था तो वो पढ़ रहा था। वो पढ़ते पढ़ते उसने ना पूरा ये सारा दृश्य उसकी आंखों के आगे घूम गया था। आप जो पत्र पढ़ते हुए उसके हाथ क्या हो गए? कांपने लगे। काली चींटियों सी कतारें डूबने लगी, यानी जो चींटियों लंबी लंबी कतारें ऐसे बनी हुई थी, एक नहीं आता दिमाग में हम सोचते रहते और एक ऐसे सीधी सी बनती चली जाती है, वो आप लेकर के दिमाग से निकल गई। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये पत्र था, इसमें दादी माँ की मृत्यु की खबर थी। लेखक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई है। यह लेखक की भावनाएं इससे प्रदर्शित हो रही है और जो बुजुर्ग लोग होते थे उनकी भावनाएं का प्रदर्शन इसमें किया गया है कि पुराने लोग किस तरह से संभल कर कार्य करते थे और भविष्य को लेकर भी वो सचेत रहते थे और कितनी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। अब बच्चों हम इसके जो शब्दार्थ है वो पढ़ेंगे। अब इसके एक बार शब्दार्थ हम समझ लेते हैं। वैसे तो मैं लेसन में बताती हूँ बीच बीच में, फिर भी एक बार समझना जरूरी है। अनमना यानी उदास। अनमना होना मतलब उदास से हो जाना। शरद जाड़े की ऋतु, जो जाड़े की ऋतु यानी सर्दी की जो ऋतु आती है उसको कहते हैं शरद ऋतु आ गई। तो शरद मतलब जाड़े की ऋतु। शीत मतलब ठंड, ठंड को शीत भी बोल सकते हैं। स्वच्छ, स्वच्छ यानी साफ सुथरा, एकदम साफ होता है, कितना स्वच्छ जगह है, साफ सुथरी जगह है, तो स्वच्छ मतलब साफ। धुंधली मतलब अस्पष्ट, यानी साफ साफ नहीं दिखाई देना, कोई चीज थोड़ी थोड़ी दिखाई देना, धुंधला सा दिखाई देना, उसको कहते हैं अस्पष्ट। सीमा यानी सीमा, मैंने उसमें भी बताया था
कि किसी राज्य, किसी गांव या किसी देश की जो बाउंड्री होती है और बाद में दूसरा देश शुरू होता है तो उसको कहते हैं सीमा। खोलते यानी उबलते, मेरा नाम भी सीमा ही है ना, मुझे पता है। खोलते, खोलते यानी उबलते। मम्मी पानी उबालती है गैस से, तब वो खटखट खटखट करने लगता है, उसके बुलबुले उठने लगते हैं। वो जब वो उबलने लगता है ना, वो बुलबुले उठने लगते हैं, वो उसको कहते हैं पानी खोल रहा है, यानी खोलते। विचित्र यानी अजीब सी, कोई अजीब सी चीज देख लेते हैं तो हम कहते हैं बड़ी विचित्र चीज है, बड़ी अजीब चीज है। बुड़क, बुड़क मतलब चाहत, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो जाना, मतलब मुझे तो आज जलेबी खानी है, चाहिए बस, तो उसको कहते हैं बुड़क। ज्वर, ज्वर यानी बुखार। सन, सन यानी जूट। आप जूट का सामान देखा होगा, रस्सी भी देखी होगी, जूट की रस्सी भी बनती है, टोकरियां भी बनती है, खाट भी बनती है, तो वो जूट कहते, जूट को सन भी कहते हैं। लेप, लेप यानी मलहम, जब मलहम पट्टी करते हैं, लेप कोई किसी के लग जाती है तो दवा का लेप करते हैं, या कभी चोट लग जाती है तो मम्मी हल्दी नहीं लगा देती है, उसके ऊपर लेप कर देती है, तो उसको कहते हैं मलहम। किस्म यानी प्रकार, अलग अलग प्रकार। विसूचिका, ये मैंने पहले भी बताया था, छूत की बीमारी। जैसे अब तो खैर इलाज हो गए सब चीजों के, पहले टीबी या कुछ रोगी के इलाज नहीं होते ना, तो इनको छूत की बीमारी कहा जाता है। इनसे कि छूत की बीमारी है, इससे दूर रहो, ऐसा नहीं कहते, वो वाली चीज। और अब तो बच्चों कोरोना चल ही रहा, बताइए, एक और नई बीमारी आ गई हमारे यहाँ छूत की, तीताई यानी तीखापन। बहुत तेज होता है ना कोई, एकदम एक कीड़ा होता है, उसको तैतिया बोलते हैं, तो वो उसी से बना है वो तीताई, यानी बहुत तीखा होता है, काटता है ना बहुत तेज काटता है, तो उसी से ये शब्द बना है तीताई, यानी बहुत तीखापन, तेज तर्रार एकदम। कार परोजन यानी काम धंधा, किसी का काम धंधा, ये तो सब जानते होंगे बच्चे, सबको पता है। निक्सा यानी निकलने का रास्ता। सूद, सूद यानी ब्याज, ब्याज जब हम मूल कोई पैसे किसी से उधार लेते हैं, फिर उसके बदले में हमें क्या होता है कि जो हम मूल देते हैं ना, उसके अलावा हमें कुछ पैसे ब्याज के रूप में देने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, वो उसका क्या होता है, ब्याज। निस्वार्थ यानी उदार होना, किसी तर जाना, यानी इसका तो उद्धार हो गया, किसी से किसी काम का पूर्ण हो जाना और सही से हो जाना, यानी अब ये तो उद्धार हो गया इसका, यानी निस्वार्थ हो गया। अब बच्चों ये पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी हाँ बच्चों एक मिनट, ये छूट गया ऊपर एक, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी तो मैंने 20 नंबर का यहाँ ऊपर लिखा है उऋण, उऋण यानी ऋण से मुक्ति। कोई भी किसी से हम जब लेते हैं, किसी से ऋण लेके आए या पैसा उधार लेके आए और हमने वो पूरा चुका दिया, तो कहते हैं मैं तो अब इससे उऋण हो गया, यानी इस ऋण से मुक्त हो गया। दालान, दालान मतलब घर के आगे, पहले है ना, आजकल तो रोड पे ही खुलते हैं सीधे घर, पहले है ना घर होता था, फिर बीच में ना एक बड़ा सा चौक होता था, उसमें लोग बैठते उठते, शाम को बच्चे उसी में खेलते थे, उसको कहते थे दालान, यानी बैठक बोलते थे। शाप ग्रस्त यानी साप ग्रस्त। बच्चों ये पूरा लेसन आपके खत्म हो गया है। अब इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, वो आपको फेयर नोटबुक में ही करना है सारा कुछ काम, ये शब्दार्थ भी और वो जो पीडीएफ भेजूंगी इसके क्वेश्चन आंसर की, वो भी आपको फेयर बुक में ही नोटबुक में कर लेनी है। जब आप क्लास में आओगे तो मैं इसको फिर करेक्शन करूंगी, उसका सबकी की हुई होगी चीज।